Hello everyone, welcome to Multi Education Corner. Dear students, today we are going to start a new chapter in geography, that is chapter number 7, Lifelines of National Economy. In this chapter, we will see how modern means of transport and communication serve as lifelines of our nation and its modern economy. तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। स्टूडेंट, इस चैप्टर से पहले हमारा जो चैप्टर नंबर 6 था उसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस किया था। स्टूडेंट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में गुड्स का प्रोडक्शन होता है और जब ये गुड्स का प्रोडक्शन हो जाता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुंचाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स के बाद ये प्रोडक्शन मार्केट तक पहुंचता है और मार्केट के बाद कंज्यूमर्स तक पहुंचता है और कंज्यूमर इसका कंजप्शन करते हैं। इसके बदले में कंज्यूमर्स जो हैं वो मनी देते हैं और मनी से अगेन रीप्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को सेंड कर दिया जाता है। तो ये तो एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, आफ्टर दैट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, उसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये मार्केट तक पहुंचता है और मार्केट से ये कंज्यूमर्स तक पहुंचता है। कंज्यूमर से मिलता है मनी और मनी से दोबारा रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है और फिर वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ तक पहुंचा दिया जाता है। तो स्टूडेंट, कभी आपने सोचा है कि ये सारे काम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल का जाना, उसमें प्रोडक्शन होना गुड्स का, दैन वो डिस्ट्रीब्यूटर्स तक जाना, दैन डिस्ट्रीब्यूटर्स मार्केट तक पहुंचाते हैं उसको, फिर कंज्यूमर्स तक पहुंचना, ये सारा जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है? खुद ब खुद तो नहीं होता ना। इसके लिए एक पूरा का पूरा प्रोसेस है, पूरा का पूरा सिस्टम है। और अगर ये सिस्टम हमारे किसी भी कंट्री में अगर बहुत अच्छा है तो वो कंट्री बहुत ही जल्दी डेवलप होती है। तो स्टूडेंट, इससे हमें पता चलता है कि डेवलपमेंट, द पेस ऑफ डेवलपमेंट डिपेंड अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी उस कंट्री में गुड्स का प्रोडक्शन भी होता हो और प्रोडक्शन होने के बाद जहाँ तक वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जो हुआ है, जहाँ तक उसको जाना है, वहाँ तक वो टाइमली पहुँच भी जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत ज़्यादा कैटल रेयरिंग की जाती है और मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अब मान लीजिए वो मिल्क का जो प्रोडक्शन हुआ है वो टाइम से मार्केट तक और फिर मार्केट के बाद कंज्यूमर्स तक अगर टाइमली नहीं पहुंचा तो वो क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा। इससे नुकसान जो प्रोडक्ट कर रहा है उसका, जो कैटल रियरिंग कर रहा है यानी कि फार्मर्स, उनका होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट डिपेंड करता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी गुड्स डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट होना चाहिए, उसका प्रोडक्शन होना चाहिए डिमांड के अकॉर्डिंग। मान लीजिए डिमांड बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्शन हो रहा है कम, तब भी ठीक नहीं रहेगा, तब भी डेवलपमेंट नहीं होगा। लेकिन डिमांड कम है और प्रोडक्शन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तब भी डेवलपमेंट नहीं होगा। और उसके साथ साथ प्रोडक्शन तो हमने कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर लिया, लेकिन हम सर्विस प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, यानी टाइमली जहाँ तक जो चीज़ पहुँचना है वहाँ तक वो नहीं पहुँच रही है, तब भी डेवलपमेंट नहीं होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि द पेस ऑफ डेवलपमेंट डिपेंड अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी दोनों ही चीज़ों पर जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है। किस किस पर? सर्विसेज पर और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पर। देयरफॉर ये सर्विसेज हमको कैसे मिलेंगी? एफिशिएंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से। और ये एफिशिएंट ऑफ ट्रांसपोर्ट के जो मोड्स हैं वो फास्ट डेवलपमेंट का सोर्स हैं। यानी अगर किसी कंट्री में डेवलपमेंट हम चाहते हैं कि बहुत तेज़ी से हो तो हमको एफिशिएंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप करने ही होंगे। आगे देखते हैं कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और ट्रेड का रिलेशन। स्टूडेंट, ट्रांसपोर्ट, हम अगर ट्रेड कर रहे हैं अपनी लोकल लेवल पर ट्रेड करें, यानी कि हम एक सिटी से दूसरी सिटी में जाएं, या हम नेशनल लेवल पर ट्रेड करें यानी अपनी ही कंट्री में एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जाएं, या इंटरनेशनल लेवल पर यानी कि ग्लोबल ट्रेड करें, तो हमको किस चीज़ की ज़रूरत होगी? सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा हमको ज़रूरत होगी स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट की, क्योंकि अगर हमारे पास ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा तो व्यापार के लिए यानी ट्रेड के लिए जो हमारे पास सामान है वो हम दूसरी कंट्रीज़ में, दूसरी स्टेट्स में और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या दूसरी सिटीज़ में नहीं ले जा पाएंगे। सेकंड थिंग, ट्रांसपोर्ट तो हमको चाहिए ही चाहिए सामान भेजने के लिए, लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है कम्युनिकेशन। इसकी भी हमें उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि हमको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक कंट्री से हर 8वें दिन दूसरी कंट्री में चले जाएं, है ना। हम एवरी वीक हम कहीं पर भी नहीं जा सकते बात करने के लिए, इसलिए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अगर हमारे पास बेटर होंगे तो हम एक जगह पर बैठे बैठे ही किसी दूसरी कंट्री में अपना ऑर्डर कर सकते हैं, किसी दूसरी स्टेट में अपना ऑर्डर कर सकते हैं और वहाँ से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि सामान को हम बहुत आसानी से मंगा सकते हैं। तो इसलिए जो डेवलपमेंट है किसी भी कंट्री का, वो डेवलपमेंट को मैंने सेंटर में रखा है और ट्रेड, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट ये तीनों ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स पर हैं। अगर इस ट्रायंगल में से कोई एक कॉर्नर भी खाली रह जाए तो ये जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। इसलिए डेवलपमेंट का जो रिलेशन है वो इन तीनों ही चीज़ों से है, ट्रेड से, कम्युनिकेशन से और ट्रांसपोर्ट से। किसी कंट्री का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत डेवलप होगा, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और वहाँ का ट्रेड जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर भी होगा, नेशनल लेवल पर भी होगा और लोकल लेवल पर भी होगा। तभी उस कंट्री में क्या हो पाएगा, तभी उस कंट्री का डेवलपमेंट हो पाएगा। तो आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि जो लाइफ लाइन्स हैं इंडियन इकोनॉमी की या किसी भी देश की इकोनॉमी की, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। एक तो ट्रांसपोर्ट, दूसरा कम्युनिकेशन और तीसरा है हमारा ट्रेड। ये तीनों चीज़ें अगर स्ट्रॉन्ग हैं तो हमारा जो सेंट्रल में डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगा। इट मीन्स ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड आर इंटरलिंक्ड। ये तीनों ही चीज़ें क्या हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, यानी कि इंटरलिंक्ड हैं। इनमें से अगर हम किसी एक को भी हटा दें तो ये जो रिलेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एंड नेसेसरी और ज़रूरी भी हैं। किस लिए ज़रूरी हैं? फॉर लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल ट्रेड। यानी कि हमारे लोकल लेवल पे जो ट्रेड हो रहा है, हमारे नेशनल लेवल पे जो ट्रेड हो रहा है और जो ग्लोबल लेवल पे जो ट्रेड हो रहा है, उन सब के लिए ये कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं? ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड। जब ये होगा तो हमारे पास क्या आएगा? डेवलपमेंट आएगा, यानी हमारी कंट्री डेवलप होगी। तो ये तो आपको रिलेशन समझ में आ गया और साथ में ये प्रोसेस समझ में आ गया प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का एंड सर्विसेज का। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में इसका मतलब हमको 3 टॉपिक्स अच्छे से डिस्कस करने हैं जो हमने अभी देखे हैं। कौन कौन से? ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। ये तीनों चीज़ें हमें 1 बाय 1 डिस्कस करनी है। फर्स्ट हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो बहुत प्रीवियस क्लासेस से हम इनको पढ़ते आ रहे हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट इज लैंड ट्रांसपोर्ट, सेकंड वन इज वाटर ट्रांसपोर्ट एंड थर्ड वन इज एयर ट्रांसपोर्ट। सब कैटेगरीज भी हैं इन ट्रांसपोर्ट की। लैंड ट्रांसपोर्ट को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज रोडवेज, सेकंड वन इज रेलवेज एंड थर्ड वन इज पाइपलाइंस। रोडवेज, रोड पर चलने वाले व्हीकल्स, रेलवेज यानी रेलवे ट्रैक पर चलने वाली रेलगाड़ियाँ, और पाइपलाइंस यानी कि कोई भी लिक्विड मटेरियल हमको वन प्लेस से सेकंड प्लेस पर भेजना है तो हम पाइपलाइंस का यूज़ करते हैं। बट ये तीनों ही कैटेगरी लैंड ट्रांसपोर्ट में आती हैं। सेकंड वन है स्टूडेंट हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट 2 टाइप्स का है। फर्स्ट वन इज इनलैंड ट्रांसपोर्ट एंड सेकंड वन इज ओवरसीज ट्रांसपोर्ट। इनलैंड अंतर्देशीय, इनलैंड का मतलब क्या होता है? अंतर्देशीय, और ओवरसीज का मतलब होता है विदेशी ट्रांसपोर्ट, यानी विदेशों को, ओवरसीज का मतलब है विदेशों को सामान भेजना। वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू विदेशों को सामान भेजना ओवरसीज कहलाता है, और वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू अपने देश के अंदर ही कहीं पर कोई भी गुड्स भेजना इनलैंड ट्रांसपोर्ट कहलाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा थर्ड वन एयर ट्रांसपोर्ट।
एयर ट्रांसपोर्ट में भी देयर आर टू कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज डोमेस्टिक एयरवेज एंड सेकंड वन इज इंटरनेशनल एयरवेज. डोमेस्टिक एयरवेज कौन से होते हैं? अपनी कंट्री के अंदर ही, अपनी कंट्री की नेशनल बॉर्डर के अंदर ही एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर हम एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रेवल कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड डोमेस्टिक एयरवेज. एंड अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर हमें ट्रेवल करना है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल एयरवेज. डोमेस्टिक एयरवेज भी टू कैटेगरी में डिवाइड है. फर्स्ट वन इज़ पब्लिक एयरलाइन एंड सेकंड वन इज़ प्राइवेट एयरलाइन. पब्लिक एयरलाइन गवर्नमेंट चलाती है, प्राइवेट एयरलाइन पीपल्स प्राइवेटली चलाते हैं. तो यहाँ तो स्टूडेंट हमने टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को डिस्कस किया है. अब स्टूडेंट फर्स्ट वन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हम देखेंगे रोडवेज. रोडवेज से रिलेटेड स्टूडेंट डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है. फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है, वेज इन विच रोडवेज इज़ बेटर देन रेलवेज. यानी वो वेज बताइए जिससे कि रोडवेज जो है वो बेटर माना जाता है रेलवेज से. क्वेश्चन इसी तरह से डायरेक्ट बन जाता है. और सेकंड क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है, रोडवेज हैव प्रीसीडेड रेलवेज, एक्सप्लेन इट. इस तरह से डायरेक्टली एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है और उसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है. तो जितने पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं आप वही पॉइंट्स लिख देंगे जिससे कि आपका रोडवेज पर जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा. रोडवेज का मतलब है जो रोड पर हमारे व्हीकल्स चलते हैं उनसे रिलेटेड हमको अब डिस्कस करना है. अगर इंडिया की बात करें स्टूडेंट, तो इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में अगर देखें तो लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है इंडिया में. और कितना लगभग है? तो स्टूडेंट 2.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ये लगभग में है. और रोडवेज हैव प्रीसीडेड रेलवेज. रेलवेज पे हम इसको इम्पॉर्टेंस देते हैं. रोडवेज को क्यों देते हैं? रीजंस देख लीजिए और यही पॉइंट, यही रीजंस आपको इसके आंसर्स में देने हैं. फर्स्ट रीज़न है कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट इज़ मच लोअर. यानी अगर हमें रेलवे ट्रैक बिछानी है तो उसमें ख़र्चा हमारा कहीं ज़्यादा दुगना तिगना आता है बमुकाबले हमें रोड के कंस्ट्रक्शन में. यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट जो है वो कैसा है, इसमें लोअर है. यानी रोड बनाना जो है वो आसान है. हमें एयर ट्रांसपोर्ट के लिए एयरवेज बनाना होता है, पूरा स्टेशन बनाना होता है, एयरपोर्ट स्टेशन. और अगर हमें रेलवे के लिए करना है तो पूरा ट्रैक बिछाना है और साथ में रेलवे स्टेशन बनाना है. बट हमको रोड ट्रांसपोर्ट के लिए किसी तरीके के स्टेशन की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड जो है वो लो कॉस्ट में हो जाता है. स्टूडेंट सेकंड वन है हमारा, रोड कैन ट्रेवर्स और क्रॉस कंपैरेटिवली मोर डिसेक्टेड एंड एंडुलेटिंग टोपोग्राफी. टोपोग्राफी क्या होता है स्टूडेंट? टोपोग्राफी का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड. कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर ये रिवर्स हैं, कहीं डेंस फॉरेस्ट हैं, या फिर कहीं डीप वैलीज़ हैं, या फिर कहीं हाई लैंड्स हैं. तो इस तरीके के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोग्राफी है उन सभी पर रोड का कंस्ट्रक्शन करना इजी है. फॉर एग्जांपल माउंटेन है, यहाँ पर रेलवे ट्रैक बनाना या फिर एयरपोर्ट बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और कॉस्टली भी है. लेकिन अगर रोड की बात आए तो इस तरह से सर्किल नुमा रोड बनाकर ऊपर पहुँचा जा सकता है. तो इसलिए एवरी टोपोग्राफी पर रोड का कंस्ट्रक्शन जो है वो आसान है. एयर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप्स, यानी कि ऊंचे स्लोप्स जो होते हैं, ढलान जो होते हैं, उन पर भी रोड्स जो हैं वो आसानी से बनाए जा सकते हैं. फोर्थ वन है स्टूडेंट, रोड ट्रांसपोर्टेशन इज़ इकोनॉमिकल टू ट्रांसपोर्ट गुड्स और पर्सन ओवर शॉर्ट डिस्टेंस. यानी कि मान लीजिए रेलवे ट्रैक की अगर बात हो रही है, हमारे पास थोड़ा सा गुड्स है, तो क्या हमें रेलवे के थ्रू हम भेज सकते हैं थोड़ा सा गुड्स? नहीं भेज सकते. और इसी तरह से शॉर्ट डिस्टेंस पर जाना है तो हम भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते. क्यों? क्योंकि उसमें बोगीज़, पूरी जो बोगीज़ होती हैं वो लेना पड़ती हैं. और अगर हमारे पास ज़्यादा मटेरियल है, ज़्यादा गुड्स है, तभी हम इस बोगी में अपना सेंड कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं कर सकते. तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए रेलवेज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है,
इसी तरह से अगर हम एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये भी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए नहीं है। साथ में 1 पीपल 2 पीपल की अगर बात है, यानी 1 और 2 पर्सन्स को कहीं जाना है, तो भी हमारे पास ये हमारे लिए, मतलब अगर पर्सनली हम देखें तो पर्सनली कोई ट्रेन हमारे लिए नहीं चलेगी, ना ही पर्सनल कोई फ़्लाइट हमारे लिए चल सकती है। जबकि रोड ट्रांसपोर्ट में अगर हम देखें तो हमारे लिए ऑटो रिक्शा, कार्स, टैक्सीज़ एवरी टाइम अवेलेबल हैं, अगर हमें पर्सनली भी कहीं जाना है या शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी कहीं जाना है। तो इसलिए भी क्या है कि जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसको, उसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है दूसरे ट्रांसपोर्ट के मुकाबले में। नेक्स्ट जो रीज़न है स्टूडेंट, वो है प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, यानी कि आपको जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो डोर टू डोर सर्विस देता है। मींस अगर हम कहीं बाहर से आए हैं और हम एरोप्लेन से आए हैं तो हमें वहीं उतार दिया जाएगा, एरोप्लेन हमारे घर तक नहीं आएगा। हम वहाँ से कोई ऑटो या टैक्सी करके ही अपने घर तक आएंगे, या हमारी पर्सनल कोई हमारा व्हीकल है, बाइक या कार, उससे हम अपने घर तक आएंगे। लेकिन हमें एरोप्लेन हमारे दरवाजे पर आकर नहीं छोड़ेगा। इसी तरह से रेलवे में ट्रेन हमें हमारे दरवाजे पर आकर नहीं छोड़ेगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो रोड ट्रांसपोर्ट हैं वो डोर टू डोर सर्विस देते हैं। एंड सेकंड वन जो है, जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज़ मच लोअर। अनलोड कराने में गाड़ी को और लोड कराने में जो कॉस्ट आता है, जो खर्चा आता है, वो रेलवे के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा लोअर है, बहुत ज़्यादा कम है। नेक्स्ट जो रीज़न है स्टूडेंट, वो है रोड ट्रांसपोर्ट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी दूसरे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो फीडर का काम करता है, यानी इनको फीड करता है। इसके थ्रू ही ये दूसरे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हैं वो चलते हैं। कैसे? हमें अभी कहीं फॉरेन कंट्री में जाना है तो एयरपोर्ट तक जाना है। अब एयरपोर्ट जाने के लिए ऐसा नहीं हम कॉल कर देंगे तो एरोप्लेन हमारे घर आ जाएगा, जबकि हम कैब वाले को अगर कॉल कर देंगे तो वो हमारे घर पर आ जाएगा। यानी कि दूसरे ट्रांसपोर्ट तक पहुंचाने के लिए भी रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो एज अ फीडर का काम करता है। अगर ये ट्रांसपोर्ट रोड वाला ना हो तो हम दूसरे मोड्स जहाँ से हमें मिलेंगे, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट, वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाएंगे। लास्ट जो रीज़न है स्टूडेंट, वो ये है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स, यानी हमारे पास थोड़ा सा सामान है, स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स है, तो जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन का वो हम उसी के अकॉर्डिंग रोड ट्रांसपोर्ट पर देते हैं। जबकि रेलवेज़ और एयरपोर्ट पर ऐसा नहीं है, यानी एयर ट्रांसपोर्ट और रेल पर हमको ऐसी कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम रोडवेज़ को रेलवेज़ के मुकाबले में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर क्वेश्चन बनता है तो सीधे सीधे बस यही पॉइंट्स आप लिख देंगे। स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रोड्स। टाइप्स ऑफ रोड्स की अगर बात करें हम तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ रोड्स। फर्स्ट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, सेकंड नेशनल हाईवेज, थर्ड स्टेट हाईवेज, फोर्थ डिस्ट्रिक्ट रोड, फिफ्थ अदर रोड्स एंड सिक्स बॉर्डर रोड्स। जो फर्स्ट है हमारे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, वो कनेक्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ द नेशन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज़ कौन कौन सी हैं स्टूडेंट? वो है हमारी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। किस तरीके से ये सुपर हाईवे कनेक्ट करते हैं? देखिए, ये इस तरीके से हमारा इंडिया का एक छोटा सा मैप है। ये यूं हमारा जम्मू कश्मीर और इस तरह से सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया। अब अगर दिल्ली की बात करें तो इस जगह पर ये दिल्ली है हमारा। मुंबई की बात करें तो यहाँ पर मुंबई है। चेन्नई की बात करें तो ये रहा चेन्नई, और कोलकाता की बात करें तो ये रहा वेस्ट बंगाल में कोलकाता। तो कोलकाता को दिल्ली से, दिल्ली को मुंबई से, मुंबई को चेन्नई से, इनको जोड़ने का काम करते हैं ये रोड्स। कौन से? गोल्डन सुपर हाईवेज। इनको अगर मैनेज करने की बात करें स्टूडेंट तो NHAI ये एक संस्था है जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये इसको मैनेज करती है। किसको? गोल्डन सुपर हाईवेज को। सेकंड वन है स्टूडेंट हमारे नेशनल हाईवेज, ये किसको कनेक्ट करते हैं? तो स्टूडेंट सिटीज़ ऑफ द नेशन, यानी नेशन की जो सारी सिटीज़ हैं, कनेक्ट द एक्सट्रीम सिटीज़ ऑफ नेशन, ज़्यादातर सिटीज़ को ये नेशन की कनेक्ट करते हैं।
इनको मैनेज करने का काम कौन करता है? CPWD। CPWD की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ये इनको मैनेज करता है, जिनको हम नेशनल हाईवेज कहते हैं। थर्ड वन है स्टूडेंट स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज किसको लिंक करते हैं? ये लिंक करते हैं स्टेट की कैपिटल को। किससे लिंक करते हैं? विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। यानी कि यूपी की कैपिटल है लखनऊ, तो लखनऊ को यूपी के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से लिंक कौन करेगा? स्टेट हाईवेज। इसको मैनेज करने का काम कौन करता है? इसको मैनेज करने का काम करता है PWD। फुल फॉर्म क्या होती है? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ये किसको मैनेज करता है? स्टेट हाईवेज को मैनेज करता है। फोर्थ टाइप के जो हमारे रोड हैं स्टूडेंट, वो है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। डिस्ट्रिक्ट रोड्स किसे लिंक करते हैं? डिस्ट्रिक्ट रोड्स लिंक करते हैं डिफरेंट प्लेसेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट को। यानी डिस्ट्रिक्ट में जो अलग अलग प्लेसेस हैं उनको आपस में जोड़ने का काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स। इनको मैनेज कौन करता है स्टूडेंट? इनको मैनेज करता है जिला परिषद। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा फिफ्थ नंबर अदर रोड्स। अदर रोड्स किसे लिंक करते हैं? ये लिंक करते हैं रूरल एरियाज को अर्बन एरियाज से, यानी देहाती एरियाज को शहरी एरियाज से लिंक करते हैं। इनको मैनेज कौन करता है? इनको मैनेज करने का काम है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत ये सब आते हैं। और ये किसकी देन है? हमारे अटल बिहारी वाजपेयी की देन है, यानी अटल जी की देन है। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। और ये लिंक किसे करते हैं? ये सभी गांव वाले एरियाज को अर्बन एरियाज से यानी शहरी एरियाज से जोड़ने का काम करते हैं। लास्ट स्टूडेंट है हमारे बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड्स नाम से ही समझ आ रहा है कि रोड्स इन बॉर्डरिंग एरिया ऑफ द कंट्री, यानी कंट्री के बॉर्डर के एरियाज पर जो रोड होते हैं दैट इज कॉल्ड बॉर्डर रोड्स। और ये बॉर्डर रोड्स को मैनेज करने का काम कौन करता है? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO। BRO मैनेज करता है बॉर्डर रोड्स को। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने टाइप्स ऑफ रोड्स देखे। कितने हैं टाइप्स ऑफ रोड्स? देयर आर 6 टाइप्स ऑफ रोड्स। फर्स्ट गोल्डन सुपर हाईवे, सेकंड नेशनल हाईवे, थर्ड स्टेट हाईवे, फोर्थ डिस्ट्रिक्ट हाईवे, अदर रोड्स एंड बॉर्डर रोड्स। आप इसमें लॉन्ग क्वेश्चन टाइप्स ऑफ रोड्स बनेगा तो 6 के 6 लिखेंगे, लेकिन 1 मार्क में जो क्वेश्चन बनता है वो मैनेज का बनता है, और सेकंड ये भी बनता है कि ये किसको किससे कनेक्ट करते हैं। तो आपको याद होना चाहिए जो गोल्डन सुपर हाईवे हैं वो किसको कनेक्ट करते हैं, किससे। नेशनल हाईवे हैं वो किसको किससे कनेक्ट करते हैं, साथ में उनको मैनेज करने का काम कौन करता है। तो CPWD, PWD, BRO, इसके अलावा NHAI, ये आप या जिला परिषद या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा 1 मार्क क्वेश्चन के लिए। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द रोड्स ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड। यानी रोड्स बनाने में जो मटेरियल यूज्ड हुआ है उसके अकॉर्डिंग भी हम रोड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। कितनी कैटेगरी में? तो स्टूडेंट 2 कैटेगरी में। फर्स्ट इज मेटल्ड रोड और सेकंड इज अनमेटल्ड रोड। अब मेटल्ड रोड कौन से होते हैं, उनमें कौन सा मटेरियल यूज़ होता है? तो वो रोड जिनमें कंक्रीट और सीमेंट का यूज़ हो दैट इज़ कॉल्ड मेटल्ड रोड, और वो रोड जिसमें सैंड और सॉइल का यूज़ हो वो अनमेटल्ड रोड होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट टॉपिक है हमारा डेंसिटी ऑफ रोड्स। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। अब आपने पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ा है 9th क्लास में, जनसंख्या घनत्व जिसको हम कहते हैं। यहाँ हमें डेंसिटी ऑफ रोड्स देखना है, यानी कि रोड्स का घनत्व कहाँ पर कैसा है। तो स्टूडेंट आप सभी को मालूम है कि इंडिया में जो लैंड है वो अनइक्वल लैंड है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी पूरी कंट्री में। कहीं बहुत हाई माउंटेन्स हैं, कहीं हाई लैंड्स हैं, कहीं डीप वैलीज़ हैं, तो कहीं पर गहरी गहरी रिवर्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो डेंसिटी ऑफ रोड्स है वो भी वैरी करती है पूरी कंट्री में। अगर डेंसिटी ऑफ रोड की बात करें तो स्टूडेंट द लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज़ नोन एज डेंसिटी ऑफ रोड्स। यानी 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया में जो रोड्स की लेंथ है उसी को हम डेंसिटी ऑफ रोड कहते हैं। और ये वेरी करता है क्योंकि लैंड एरिया पूरी कंट्री में अलग अलग है, इसीलिए डेंसिटी ऑफ रोड्स भी अलग अलग है। जम्मू कश्मीर की स्टूडेंट अगर बात करें
तो 10.04 किलोमीटर डेंसिटी है जम्मू कश्मीर में। रीज़न आपको मालूम है, बहुत ही डीप वैलीज भी हैं और हाई माउंटेन्स भी हैं, यही वजह है यहाँ पर 10.04 किलोमीटर डेंसिटी ऑफ रोड्स है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश जो कि एक प्लेन एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ रोड्स की बात करें तो 532.27 किलोमीटर डेंसिटी ऑफ रोड्स है। ये हाईएस्ट है स्टूडेंट। हाईएस्ट में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप कह देंगे उत्तर प्रदेश, और लोएस्ट में अगर आपसे क्वेश्चन करे तो आप कह देंगे जम्मू एंड कश्मीर। लैंड ट्रांसपोर्ट में नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट है रेलवेज। रेलवेज की अगर बात करें तो प्रिंसिपल मोड फॉर बल्की गुड्स एंड पैसेंजर्स। ये बहुत ही अच्छा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है भारी सामान के लिए, बल्की गुड्स के लिए, और नंबर ऑफ पैसेंजर्स के लिए, क्योंकि एक बोगी में बहुत सारे पैसेंजर्स को एक साथ बिठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। अगर बस की बात करें तो एक बस में मैक्सिमम 50 पीपल्स ही बैठ सकते हैं, जबकि एक पूरी ट्रेन की अगर बात करें तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल और उससे अबव भी यहाँ पर ट्रेवल एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं। सो रेलवेज प्रिंसिपल मोड है बल्की गुड्स के लिए भी और पैसेंजर्स के लिए भी। टोटल रेलवेज नेटवर्क की अगर बात करें स्टूडेंट हमारी कंट्री में तो 65,000 प्लस किलोमीटर टोटल रेलवे नेटवर्क है, और इंडियन रेलवे हैव 7,133 स्टेशंस। ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट, दोनों ही फैक्ट आप याद रखेंगे। टोटल रेलवेज नेटवर्क 65,000 प्लस किलोमीटर है एंड इंडियन रेलवेज स्टेशन अगर देखें तो 7,133 स्टेशन है। इंडियन रेलवे इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री। इसके अलावा फर्स्ट ट्रेन अगर बात करें हम तो मुंबई से थाने के बीच में 1853 में चली थी, और इसने जो डिस्टेंस कवर किया था वो 34 किलोमीटर कवर किया था। इंडियन रेलवे इज नाउ रीऑर्गेनाइज्ड इनटू 16 जोन्स। तो 16 जोन जिसमें इंडियन रेलवे को डिवाइड किया गया है वो इस तरह हैं। नॉर्दर्न रेलवे जिसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर इलाहाबाद, नॉर्थ ईस्ट रेलवे हेडक्वार्टर गोरखपुर, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे हाजीपुर हेडक्वार्टर है इसका, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी इसका हेडक्वार्टर है, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता हेडक्वार्टर है, साउथ ईस्ट रेलवे कोलकाता इसका भी हेडक्वार्टर है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर हेडक्वार्टर है, ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर इसका हेडक्वार्टर है, सदर्न रेलवे चेन्नई इसका हेडक्वार्टर है, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद इसका हेडक्वार्टर है, साउथ वेस्ट रेलवे हुबली इसका हेडक्वार्टर है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे मुंबई इसका हेडक्वार्टर है, वेस्टर्न रेलवे मुंबई है इसका भी हेडक्वार्टर। इसके बाद दो बचे हमारे वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर इसका हेडक्वार्टर है, और नॉर्थ वेस्ट रेलवे जयपुर इसका हेडक्वार्टर है। ये टोटल थे 16 रेलवे जोन्स एंड देयर हेडक्वार्टर्स। स्टूडेंट कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इंडियन रेलवे आज की डेट में फेस कर रहा है, वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट है स्टूडेंट पैसेंजर्स यूज़ इट विदाउट टिकट, यानी कि रेलवेज़ का यूज़ विदाउट टिकट सो मैनी पैसेंजर्स करते हैं, पकड़े जाते हैं। टीटी अगर चेक करता है तो टीटी उन पर जुर्माना लगाता है, कुछ पेनाल्टी लगाता है, लेकिन वो पेनाल्टी भी गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचती है, यानी कि रेलवे तक नहीं पहुंचती है। क्यों नहीं पहुंचती है? आप सभी को मालूम है, बहुत ज़्यादा करप्शन है कंट्री में। आपको कोई रसीद नहीं मिलती है, आपको कोई स्लिप नहीं मिलती है उस पैसे की, उस पेनाल्टी की जो आपने दिया है, और वो सारा पैसा टीटी की जेब में चला जाता है। तो इस तरह से देखें तो पैसेंजर्स विदाउट टिकट ट्रैवल करते हैं, पेनाल्टी भी भरते हैं, लेकिन तब भी इंडियन रेलवे को प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है और लॉस में जाता है इंडियन रेल। वो ट्रेन में सेकंड वन है डैमेजिंग रेलवेज प्रॉपर्टीज़। बहुत सारे लोग हैं
जो ट्रैवल करते हैं ट्रेन में लेकिन रेलवे की प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं। कोई फ़ैन ख़राब करके चला जाता है, कोई सीट्स की गद्दियां फाड़ देता है, इस तरह से रेलवे की प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं। थर्ड है स्टीलिंग रेलवेज प्रॉपर्टीज़। रेलवे की प्रॉपर्टीज़ को लोग चुराने में भी कोई कोताही नहीं बरतते और वो उसको स्टील कर लेते हैं, इससे भी रेलवे को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। और लास्ट वन है पीपल स्टॉप द ट्रेन पुल द चेन अननेसेसरी, यानी ट्रेन को रुकवा देते हैं, चेन को अननेसेसरी खींचते हैं एंड दिस कॉज हैवी डैमेज टू रेलवेज। तो ये 4 प्रॉब्लम्स थी जो इंडियन रेलवे फेस कर रहा है और ये प्रॉब्लम्स पे क्वेश्चन 2-3 मार्क्स में बनता है, तो आप बस ये 3-4 पॉइंट जो हैं वो लिख देंगे। स्टूडेंट, लैंड ट्रांसपोर्ट में जो थर्ड हमारा ट्रांसपोर्ट है वो है पाइपलाइंस। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ अ न्यू अराइवल ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया, यानी ट्रांसपोर्टेशन में ये एक न्यू टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। कौन सा? पाइपलाइन। इन द पास्ट, अगर हम पास्ट में देखें तो पाइपलाइन वर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू सिटीज़ एंड इंडस्ट्रीज़। पाइपलाइंस का जो यूज़ होता था शहरों में पानी पहुंचाने के लिए या फिर इंडस्ट्रीज़ में वाटर की सप्लाई के लिए पाइपलाइंस का यूज़ होता था। लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इसके अलावा नेचुरल गैस के ट्रांसपोर्टेशन में पाइपलाइंस का यूज़ होता है। इम्पॉर्टेंट नेटवर्क देखें पाइपलाइन का स्टूडेंट, तो 3 इम्पॉर्टेंट नेटवर्क हैं पाइपलाइन के। फर्स्ट है अपर असम टू कानपुर यूपी। फर्स्ट है स्टूडेंट अपर असम टू कानपुर यूपी। असम से ये स्टार्ट होती है, ऑयल फील्ड है, और यहाँ से ये सिक्किम होती हुई ये कहाँ तक जाती है? यूपी में कानपुर तक जाती है। ये है हमारी फर्स्ट पाइपलाइन। सेकंड वन है स्टूडेंट सादिया, जो कि असम में है, टू जालंधर, जो कि पंजाब में है। स्टूडेंट, सेकंड पाइपलाइन सादिया जो कहाँ पर है? असम में। यहाँ असम से जो सादिया जगह है यहाँ से ये पाइपलाइन है और ये होती हुई कहाँ तक गई है? दिल्ली होती हुई ये पंजाब में जालंधर जगह तक गई है। ये सेकंड पाइपलाइन है स्टूडेंट, असम टू पंजाब। और अगर मेन जगह आ जाए तो आपको याद रखना है सादिया से लेकर जालंधर तक। थर्ड जो पाइपलाइन है स्टूडेंट वो हजीरा इन गुजरात टू जगदीशपुर इन यूपी है। थर्ड जो पाइपलाइन है स्टूडेंट वो यूपी में जगदीशपुर से कहाँ तक जाती है? गुजरात में हजीरा तक जाती है। जगदीशपुर कहाँ पर है? ये है यूपी में, और हजीरा कहाँ पर है? गुजरात में। और ये गुजरात से यूपी जगदीशपुर तक जाती है और ये गैस की पाइपलाइन है स्टूडेंट। तो ये 3 पाइपलाइन थी जो इम्पॉर्टेंट थी, हमने इनको डिस्कस किया। स्टूडेंट, ये तीनों ही पाइपलाइन आपके मैप बेस अगर हम देखें तो मैप के बेस से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और 1 मार्क्स क्वेश्चन के बेस पर देखें तो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आपको मेन प्लेस और साथ में उस स्टेट का नाम याद रखना है जहाँ से ये स्टार्ट होती हैं, और उस स्टेट का नाम भी याद रखना है जहाँ तक ये जाती हैं। यानी कि अपर असम से ये स्टार्ट होती है तो ये यूपी में कानपुर तक जाती है। सेकंड जो सादिया है वो भी असम से स्टार्ट होती है लेकिन जालंधर पंजाब तक जाती है। और थर्ड जो हजीरा है गुजरात से जगदीशपुर यूपी तक जाती है। ये आपको याद रखना है मैप के अकॉर्डिंग भी, यानी मैप बेस से भी रिलेटेड ये इम्पॉर्टेंट है, और आपको वैसे थ्योरी पोर्शन के अकॉर्डिंग भी इसको याद रखना। नेक्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है स्टूडेंट हमारा वाटरवेज। वाटरवेज इज़ चीप, फ्यूल एफिशिएंट, इको फ्रेंडली एंड सुइटेबल फॉर कैरिंग बल्की गुड्स एंड ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आपने क्वालिटी देखी है। वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे पहली बात तो चीप है, सस्ता है, फ्यूल एफिशिएंट है यानी फ्यूल बचाने वाला है, इको फ्रेंडली है यानी कि हमारे इन्वायरमेंट को इससे कोई नुकसान नहीं है, साथ में सुइटेबल है फॉर कैरिंग बल्की गुड्स यानी बहुत भारी भारी सामान, लकड़ी के लॉग्स या कोयला वगैरह को बहुत आसानी से वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पहुंचाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात ये ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। नेशनल वाटरवेज इम्पॉर्टेंट हैं कुछ हमारी कंट्री में।
नेशनल वाटरवे नंबर 1 अगर देखें तो कहाँ से है? नेशनल वाटरवे नंबर 1 इलाहाबाद टू हल्दिया है थ्रू गंगा रिवर। नेशनल वाटरवेज नंबर 1 कौन सा है? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज अब उसका नाम हो चुका है, से लेकर हल्दिया तक किस नदी के थ्रू? गंगा नदी के थ्रू है ये। तो इसको हम क्या कहते हैं? नेशनल वाटरवे नंबर 1 कहते हैं। कहाँ से कहाँ तक? प्रयागराज से हल्दिया तक। और ये कौन सी नदी के थ्रू है? गंगा नदी के थ्रू है। सादिया से डुबरी पट्टी तक कौन सी नदी के थ्रू? ब्रह्मपुत्रा नदी के थ्रू। इसको हम नेशनल वाटरवे नंबर 2 बोलते हैं। नेशनल वाटरवे नंबर 2 कौन सा है हमारा? सादिया से कहाँ तक? डुबरी पट्टी तक। कौन सी नदी के थ्रू है ये ब्रह्मपुत्रा नदी के थ्रू है। और ये कौन सा वाटरवे है इंडिया का? इंडिया का ये है नेशनल वाटरवे नंबर 2। और जो थर्ड है स्टूडेंट वो है नेशनल वाटरवे नंबर 3 द वेस्ट कोस्ट कैनल इन केरला। और ये कब बना था? 1993 में स्टूडेंट ये बना था। ये रहा स्टूडेंट हमारा वेस्ट कोस्ट कैनल इन केरला। ध्यान रखेंगे थर्ड वाला जो वाटरवे नंबर 3 जिसको बोला जाता है वो केरला में है और नाम है वेस्ट कैनल। कहाँ पर? केरला में। बाय मैपिंग हमने नेशनल वाटरवेज नंबर 1, 2, 3 डिस्कस किया। आप ध्यान से देखेंगे प्रयागराज या इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा नदी के थ्रू नेशनल वाटरवे नंबर 1 कहा जाता है इसको। सादिया से डुबरी पट्टी तक ब्रह्मपुत्रा नदी के थ्रू नेशनल वाटरवे नंबर 2 कहा जाता है। और केरला में जो 1993 में बना ये वेस्ट कैनल के थ्रू है, इसको नेशनल वाटर नंबर 3 कहा जाता है। 95% ऑफ इंडियाज ट्रेड इज डिपेंड ऑन वाटरवेज, यानी 95% जो इंडिया का ट्रेड है, जो व्यापार है, वो किस पर डिपेंड करता है? वाटरवेज पर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा एयरवेज। एयरवेज इज द फास्टेस्ट, कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस एंड इट कैन कवर ओवरऑल टेरेन्स लाइक माउंटेन, डेजर्ट एंड ओशियन। यानी कि समुद्र हो, माउंटेन हो, डेजर्ट हो, कुछ भी हो, किसी भी तरीके का लैंड फीचर हो, उस सब में हमारा एयर ट्रांसपोर्ट काम करता है। कंपनीज़ की अगर बात करें तो एयर इंडिया, इसके अलावा पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, ये सब इसकी कंपनीज़ हैं। और इट इज़ नेशनलाइज्ड इन 1953। 1953 में ये नेशनलाइज्ड हो गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। पुअर लोगों की इस तक अप्रोच नहीं है। पुअर या मिडिल क्लास लोगों की इस तक अप्रोच बहुत जल्दी नहीं हो पाती है। तो सबसे बड़ी कमी या सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर देखें एयर ट्रांसपोर्ट की तो ये एक्सपेंसिव है। बाकी इसमें किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है। मॉडर्न है, काफ़ी प्रेस्टिजियस है, कंफर्टेबल है, फास्टेस्ट भी है। एवरी टाइप ऑफ लैंड फीचर पर हम इससे ट्रेवल कर सकते हैं, बट ये एक्सपेंसिव है, यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। डियर स्टूडेंट, जब हमने स्टार्टिंग में डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया था तो हमने एक ट्रायंगल के थ्रू देखा था कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट था उसमें ट्रांसपोर्ट, सेकंड था कम्युनिकेशन और थर्ड वन है हमारा ट्रेड, जिसमें हमने फर्स्ट वन जो ट्रांसपोर्ट है उसको डिस्कस कर लिया है। अब हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट इज़ पर्सनल कम्युनिकेशन और सेकंड वन इज़ मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, हम पर्सनली किसी पर्सन को कम्युनिकेट करते हैं, उससे बात करते हैं बाय टेलीफोन, बाय लेटर्स, बाय पोस्ट कार्ड, ये या बाय ईमेल। अगर आज की डेट में देखें तो हम पर्सनली किसी को फैक्स करें, ईमेल करें, टेलीफोन करें या लेटर पोस्ट करें या पोस्ट कार्ड भेजें, ये सब पर्सनल कम्युनिकेशन में आएगा, क्योंकि हम उसको पर्सनली वो काम उससे अकेले कर रहे हैं। जब बात बहुत सारे लोगों की आती है तो उसको हम बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। और मास कम्युनिकेशन के मीन्स में अगर हम देखें तो
रेडियो से भी एक इंसान हज़ारों की संख्या में लोगों से बात कर सकता है। न्यूज़पेपर के थ्रू भी हम अपने थॉट्स को बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और टेलीविज़न के थ्रू भी, बुक्स भी कोई एक इंसान नहीं पढ़ता, मैगज़ीन भी कोई एक इंसान नहीं पढ़ता, और फिल्म्स भी कोई एक इंसान अकेला बैठ के नहीं देखता है। तो फिल्म्स, मैगज़ीन, बुक्स, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर और रेडियो जो है वो मास कम्युनिकेशन के मीन्स हैं। और पर्सनल कम्युनिकेशन के अगर मीन्स देखें तो टेलीफोन, लेटर, पोस्ट, ईमेल और पर्सनल फैक्स इसके मीन्स हैं। अब बात आती है स्टूडेंट ट्रेड की, जिसमें हम इंटरनेशनल ट्रेड को देखेंगे। तो ट्रेड क्या होता है स्टूडेंट? द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज इज रिफर्ड टू एज ट्रेड। यानी किसी भी सामान का एक्सचेंज करना किस किस के बीच? अमंग पीपल्स के बीच में, स्टेट्स के बीच में, या फिर किसी कंट्री का दूसरे कंट्री के बीच में, उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रेड कहते हैं। कुछ चीज़ें कुछ कंट्रीज़ इंपोर्ट करती हैं, कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट भी करती। इसी तरह से हमारी कंट्री में कुछ चीज़ों का एक्सपोर्टेशन दूसरी कंट्रीज़ में किया जाता है और कुछ चीज़ों का इम्पोर्टेशन भी किया जाता है दूसरी कंट्रीज़ से। तो स्टूडेंट इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रेड कहते हैं। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? जब कंट्री दूसरी कंट्रीज से ट्रेड करें उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। और अगर कंट्री के अंदर ही जो ट्रेड होता है उसे हम नेशनल ट्रेड कहते हैं। और लोकल लेवल पर जो होता है उसे लोकल ट्रेड कहते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए द मार्केट इज़ प्लेस्ड वेयर सच एक्सचेंज टेक प्लेस। यानी इस तरीके के जो एक्सचेंज होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? मार्केट में। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड, अभी बताया मैंने। और एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज एन इंडेक्स टू इट्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। यानी इंटरनेशनल ट्रेड में अगर एडवांसमेंट आए तो वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का इंडेक्स बनता है। इट इज़ कंसिडर्ड द इकोनॉमिक बैरोमीटर फॉर द कंट्री। कंट्री के लिए इकोनॉमिक बैरोमीटर के रूप में इसको कंसिडर किया जाता है। और कोई भी कंट्री सर्वाइव नहीं कर सकती विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड के। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो ये टू कंपोनेंट हैं ट्रेड के स्टूडेंट। लेकिन व्हेन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, यानी जब एक्सपोर्ट की वैल्यू एक्सीड कर जाए इंपोर्ट की वैल्यू पर, तो इट इज़ कॉल्ड फेवरेबल बैलेंस ट्रेड। लेकिन जब इसका अपोजिट हो जाए, क्या हो जाए? इफ़ द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एक्सीड द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, तो इट इज़ कॉल्ड अनफेवरेबल बैलेंस ट्रेड। मतलब ये कि जब हम सामान को ज़्यादा मंगाने लगें और भेजना कम हो जाए हमारी कंट्री से, तो वो क्या होगा? अनफेवरेबल। और जब हम सामान को भेजें ज़्यादा, यानी कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करें और इंपोर्ट कम करें, तो वो होता है फेवरेबल बैलेंस ट्रेड। टूरिज्म एज अ ट्रेड अगर देखें तो टूरिज्म इन इंडिया हैज़ ग्रोन अप रैपिडली लास्ट 3 डिकेड। पिछले 3 डिकेड से बहुत तेज़ी से टूरिज्म इंडिया में ग्रो कर रहा है। फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आते हैं और बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस को देखते हैं। In 2010, foreign exchange of our country 64,889 करोड़ फ्रॉम फॉरेन टूरिस्ट। यानी हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो रहा हमारी कंट्री का, वो फॉरेन टूरिस्ट से 64,889 करोड़ रुपीज़ रहा। सो देयर इज़ अ वास्ट पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यानी हमारी कंट्री में ऑल पार्ट्स से टूरिज्म में अगर डेवलपमेंट आए तो ये बहुत ज़्यादा वास्ट पोटेंशियल है। ऐसे स्टूडेंट हमने 1 बाय 1 सभी टॉपिक इस चैप्टर के क्लियर कर लिए हैं। हमने डेवलपमेंट के बारे में देखा और किस तरह से ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड आपस में रिलेशन है इनका, ये देखा हमने। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमने डिस्कस किया। ट्रांसपोर्ट में हमने रोडवेज़ कैसे इम्पोर्टेंस है उसकी रेलवेज़ पर, ये हमने डिस्कस किया। रीजंस देखे क्यों रोडवेज़ इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ रोड्स देखे, 6 टाइप्स के रोड, कौन इनको मैनेज करता है, ये हमने डिस्कस किया। क्लासिफिकेशन किया रोड्स का मटेरियल के बेस्ड पर और डेंसिटी ऑफ रोड के बारे में भी डिस्कस किया। रेलवेज़ और उसकी प्रॉब्लम के बारे में भी डिस्कस किया। इसके अलावा पाइपलाइंस के बारे में डिस्कस किया और इम्पॉर्टेंट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन के बारे में भी डिस्कस किया। 3 पाइपलाइंस को हमने मैप के बेस पर भी देखा। इसके बाद हमने वाटरवेज
को डिस्कस किया और नेशनल वाटरवेज 3 जो हमारे हैं उनको भी हमने डिस्कस किया और हमने इनको मैप के थ्रू भी देखा। एयरवेज के बारे में डिस्कस किया और साथ में एयरवेज की प्रॉब्लम देखी और उसके बाद मींस ऑफ कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन को डिस्कस किया। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बारे में भी हमने डिस्कस किया। इसके बाद लास्ट जो टॉपिक था हमारा टूरिज्म एज अ ट्रेड, वो भी हमने डिस्कस किया। सो स्टूडेंट, ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स हमने इस वीडियो में इस चैप्टर के कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपको सभी टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर न्यू हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।